तो ये मैंने बता दिया सेकंड में। तो हमारा ऑप्शन था कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का उन्होंने पूछा था कि ग्लूकोज में अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में वी गेट सैक्रिक एसिड। आई थिंक दिस ऑप्शन वाज आल्सो फाइन। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको पता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर द वन विच गेट्स डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली इज योर सेकेंडरी एंड थर्ड स्ट्रक्चर, यानी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीटली लॉस्ट होता है, 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर इज नॉट डिस्टर्ब्ड बेटा। हाँ जी सर। So this the option in this case will be loss of 2 degree and 3 degree structure. Hopefully यहाँ तक क्लियर होगा बच्चे, या डाउट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हाँ यहाँ जी पे? सर। हाँ जी सर। Okay, next question again is match the following question here. So again, what is proteins? Proteins contain polypeptide chain. ठीक है। हाँ और जी। जितनी भी न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स वी हैव 2 न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज डीएनए एंड द अदर वन इज आरएनए। ये दोनों की दोनों न्यूक्लिक एसिड्स वी हैव। और ये हमारा तो एंड what is inversion? So we need to discuss this thing as well. This is my C12H22O11. This is my sucrose. ये हमारा सुक्रोज होता है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं मेरे बच्चे, तो ये हाइड्रोलाइज होके इट गिव्स यू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस अगेन यू गेट C6H12O6, यानी आपको मिलता है ग्लूकोज और आपको मिलता है फ्रक्टोज। ठीक है। लॉजिकली नेचर वाइज देखो तो इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हाँ यानी जी। प्लस। ये भी प्लस होता है और ये माइनस होता है, बट इट इज मोर एंड इट इज कंपैरेटिवली लेस। तो ओवरऑल मिक्सचर जो होता है वो लीव रोटेटरी बन जाता है। तो एज वी कैन सी देयर इज चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। ये प्लस वाला माइनस में चेंज हो रहा है ओवरऑल, तो इसलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। तो द ऑप्शन इज सी का 1। पेप्टाइड इज फॉर प्रोटीन्स, स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड दैट जो हमारे सिलेबस में डिस्कस करना है, 3 पॉलीसेक्राइड्स वी नीड टू डिस्कस। और वो 3 पॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। वन इज स्टार्च, फिर वी हैव सेलुलोज, देन वी हैव ग्लाइकोजन। ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड्स है। और एक है आपका न्यूक्लिक एसिड, जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैच कौन सा कर रहे हैं? इट इज सी का 1 हो गया, और आपका देख सकते हैं बी का 4 है। तो उस हिसाब से मुझे सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है और सी ऑप्शन ही करेक्ट है। होपफुली क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। अच्छा, now let's consider the other aspect, that is which of the following amino acids can be synthesized. अब can be synthesized का मतलब होता है they are talking about non essential amino acids. तो बेटा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये भी इसमें भी मेरे ख्याल से ये करेक्ट था आपका शायद। तो वी नीड टू रिमेंबर कि वी हैव 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। हाँ जी सर, ये करेक्ट था। 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है हमारे पास। और उनको याद कैसे करना है, होपफुली आपको याद भी होगा। नहीं याद होगा तो बहुत मैंने ऐसे बच्चों को लर्न करवाया। HILL, हिल, HIL, हिल या माउंटेन पे PTTV, हिल माउंटेन पे। हिल माउंटेन पे टेम्परेचर देखो, तो कहते हैं हिल माउंटेन प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा बिलो होता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है हिल माउंटेन। ठीक है। तो हिल माउंटेन पे प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है बेटा? लो डाउन होता है, प्रेशर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा ये सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। कौन कौन से हैं ये, जिनको आपको छोड़ याद करना है? हिस्टिडीन है, एक है आपका आइसोल्यूसिन, एक का आपका है ल्यूसिन, एक का आपका लाइसिन,
नेक्स्ट है मिथायोनिन, फिर है आपका फिनाइल एलानिन, फिर आपका थ्रेनोनिन, फिर आपका ट्रिप्टोफेन, और एक लास्ट है आपका वैलिन। तो इसमें इसमें आप देख सकते हैं, आपको नॉन एसेंशियल, आई थिंक आपको क्लियरली आंसर दिख रहा होगा इसमें, विच इज द ऑप्शन दैट वी हैव। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा? जस्ट थिंक। तो ऑप्शन इज एलानिन, एलेनिन। इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो। अब फिब्रस प्रोटीन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वो पैरेलल पॉलीपेप्टाइड, इट हैज पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे पैरेलल होते हैं, और इनके बीच में जो लिंकेज होता है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज, यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ देम, बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो नीड। ठीक है बच्चे, सो बोथ ऑप्शन आर एब्सोल्युटली फाइन मेरे। नाउ what next with that, during acetylation of glucose it need x moles of acetic anhydride। तो आपको पता है what is acetonide, this is my glucose, this is my glucose मेरे बच्चे। अगर हम बात करें बेटा, तो इट हैज हाउ मेनी OH ग्रुप, इट हैज 5 OH ग्रुप है इसके पास। 5। तो यहाँ पे एसिटाइलेशन भी कितना होगा बेटा? 5 जगह पे होगा। हाँ जी। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मेरे बच्चे, इट फॉर्म्स ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो द ऑप्शन इज 5। नेक्स्ट जो ऑप्शन था आपका, नेक्स्ट ऑप्शन था वो आपने गलत कर दिया कि ग्लूकोज इज एक्सप्लेन्ड बाय साइक्लिक। मैंने क्लियरली बताया था बेटा कि विच आर द स्ट्रक्चर्स दैट वाज नॉट गिवन अ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर ही देता है। ठीक है ना? तो बेटा आपको ग्लूकोज फॉर्म पेंटाएसिड वो तो हमने पहले देख लिया, तो ये तो ओपन चेन में भी पॉसिबल है। हाँ जी। ये भी ओपन चेन में पॉसिबल है, लेकिन पेंटाएसिड ऑफ ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म ऑक्साइन। दिस वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। हाँ जी सर, सी और ये है। लास्ट वाला ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। तो ये तो ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रिक एसिड है, तो ग्लूकोनिक एसिड ही पहले वो ग्लूकोनिक में फिर सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो द ऑप्शन दैट इज सी। क्लियर है? हाँ जी सर। Next is, this is what we have done absolutely wrong, or it was shocking for me as well, बिल्कुल ये गलत होना नहीं चाहिए। What is given to you is, पहले मैं आपको लिख देता हूँ, देखो बेटा इस क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करो, देन विल डिस्कस। एक बार आप रीड करो इस क्वेश्चन को, ट्राई ऑन योर ओन बेटा, ट्राई ऑन योर ओन। सभी बच्चों को बोल रहा ट्राई ऑन योर ओन। बता कितना आंसर आया मिस्टर? सर इसमें ना 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है। तो आप एक बात बताओ ना, इसका आंसर, दोनों आंसर गलत है बेटा, आप इसका बताओ ना, इसका कितना आ रहा है? सॉल्व किया होगा ना? कोई नहीं, लेट मी डिस्कस सॉल्यूशन। सर
हाँ जी, वो छोड़ो ना, 2 क्वेश्चन मुझे पता है वो क्वेश्चन, आप इसका बताओ ना, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ। आप 13 न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था ना, 13 मुझे पता है और मैंने उस हिसाब से चेक भी करा है, आपने दोनों गलत लिखा हुआ है। एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन भी गलत लिखी है, न्यूमेरिकल्स भी गलत किया हुआ है। मैं इतना टाइम दिया मैंने आपको 10 मिनट, वही तो, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, व्हाट इज द आंसर, गिव मी द आंसर। अप्रोच क्या था, मुझे वाई क्या, सोल्यूट है, वाई सोल्यूट है, बिल्कुल सही, x इज सॉल्वेंट इन दिस केस, सॉल्वेंट। और क्लियरली दिखा है, एंड y इज सॉलिड बिकॉज वी आर एडिंग y, देखो, वी आर एडिंग y इन लिक्विड x, क्लियरली लिखा हुआ है। सो दिस इज p नॉट x इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट p दिया हुआ है, एंड व्हाट अगेन इज गिवन टू बी वेट ऑफ सोल्यूट, मेरे पास गिवन है हाँ जी। 1 gram, and weight of solvent is also given to me 20 gram, 20, and one more thing is given to molar mass of solvent, हाँ 200। 200. Good. So now I can use the formula P naught x minus Px upon P naught x is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. We can neglect this so as to make calculation somehow easier. तो हम सोल्यूट को यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, तो हम हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उस हिसाब से इफ आई राइट द वैल्यूज, तो अगर मैं इसको ऐसे अप्रोच करूं, सो इन दिस केस पी नॉट एक्स आई टेक इट एज 2, पी एक्स 1 हो गया अपॉन 2, सोल्यूट के मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास 1 हो गया, मोलर मास मुझे नहीं पता, और नीचे सोल्यूट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो सॉल्वेंट ही बच जाएगा, दैट इज 20/200, तो ये 1/10 हो गया। सो इट इज द आंसर इज, अगर मैं अप्रोच ऐसे करूं तो इट इज 1/2 is equal to 1/m upon 1/10. So it's eventually the molecular mass is coming out to be 20 gram per mole. आंसर। That is why your answer is 20 gram per mole. ठीक है, हाँ अच्छा, जी। what is azeotrops? Azeotrops की अगर definition कहते हैं, azeotrop की एक छोटी मोटी बातें होती है, पहला कहते हैं constant boiling mixture, mixture, same composition in liquid and vapor. तो अब मैं, सिंपल सी बात है, एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाते हैं, नॉट ऑल नॉन आइडियल बट नॉन आइडियल ही बनाएंगे, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय आइडियल सॉल्यूशन। सो द थिंग इज, नॉन आइडियल वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, और जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है नॉन आइडियल में, इसका मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है, हाँ जी सर। और यह जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, वो नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हाँ, अब यहाँ पे जो ऑप्शन था प्रॉपर्टीज हमने टिक कर दिया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉइल्स विदाउट चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज, गलत हो गया उनका नहीं सर, मैंने बी वाला ऑप्शन टिक करा था। एक एक हेलो, अच्छा, now they kh in this question, kh is given to me 150 kilobar, which is actually 150 into 10 raised to the power 3 bar. यहाँ पे partial pressure is also given to me, that is 1 bar. Okay, now what I'll do is I'll apply Henry's law.
So that case P is equal to KH into chi. So chi is will be P upon KH. P is 1, or this is 150 into 10 raised to the power 3. So if I'll solve it, it will be 1 by 150 into 10 raised to the power minus 3. This is what my chi is. I have calculated this chi, Understood. but we are not being asked to calculate chi. We are being asked to calculate millimoles. So for this, again, what I'll do is, this is gas, mole fraction of gas. So that can be written as number of moles of gas upon number of moles of gas plus number of moles of water. Mole fraction of gas will be 1 by 150 into 10 raised to the power minus 3. Number of moles of gas that needs to be calculated x, और what is number of moles of water? It is 55.5 moles. क्यों कैसे कहा? क्योंकि water की volume दी हुई है 1 liter. So उसका mass of water can be taken as 1 kg, क्योंकि water की density 1 kg per liter होती है, तो water का 1 liter 1 kg के बराबर होता है. And then I have calculated, I applied the formula of moles given mass upon molar mass, तो 1000 by 18 कर दिया, तो 55.5 moles are. यहाँ पे I can easily neglect this thing, x हम बड़े आराम से neglect कर सकते हैं, और neglect करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 150 into 10 raised to power 6 is equal to x upon 55.5. When you'll solve it, you'll get the answer as C, 0.37. Hope. Acha. In this case, what is given to me is will freeze at minus. So this is, मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे निकालना है कि मैं कितना इथाइल अल्कोहल ऐड करूं 1 लीटर वाटर में, ताकि सॉल्यूशन -14 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज हो, उससे पहले फ्रीज ना हो. तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है TF, दिया हुआ -14 डिग्री सेल्सियस, और TF मुझे पता है TF नॉट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट is 0 डिग्री सेल्सियस. So I'll get the value of delta TF, which is actually TF minus TF naught. Sorry, TF naught minus TF. So it is 0 minus 14 degree Celsius. तो यहाँ पे मेरे delta TF will be 14 degree Celsius, जिसको हम 14 Kelvin कह सकते हैं, क्योंकि चेंज यूनिट डिपेंडेंट नहीं होता. KF हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल, तो इवन वी डोंट नीड टू चेंज इट इनटू केल्विन, डिग्री सेल्सियस में ही रहने देते हैं, तो यही वाला वैल्यूज यूज कर लेंगे. तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी. डेल्टा TF की जगह 14 कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस, ये की जगह 1.8 डिग्री सेल्सियस पर मोल हो जाएगा, और मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी वही तो हमें निकालना है, सोल्यूट के मोल से निकालना है. और मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे उसको हम डायरेक्ट 1 kg लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस केस इज 1 kg, 1 लीटर. तो हमने कर लिया इसको सॉल्व. बहुत इजी सा क्वेश्चन था. व्हेन आई सॉल्व इट, सो आई विल गेट द आंसर एज 14 upon 1.86. तो द आंसर इज कमिंग आउट टू 7.5 मोल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट मेरे बच्चे. ये 7.5 था, ये दिस इज करेक्ट ऑप्शन. It was very easy question, direct question, formula apply करने, you can easily get the answer. Hopefully सबको clear हो ये वाला concept. I don't think there is any issue in any of the question. Okay, now moving on to next question. Again, we have a match the following from biomolecules. What they're asking is DNA. What is DNA? What is RNA, anomers or maltose? Obviously, alpha and beta forms are the anomers because differ in configuration. Differ in configuration at carbon number 1. Okay? A DNA, that was shocking for me as well. DNA contains cytosine, thiamine. RNA contains cytosine and uracil, because both में यही difference होता है. Maltose is a reducing sugar. In fact, जो हम लोगों ने पढ़ा था, we have reducing sugar. 2 reducing sugar होते हैं. Sucrose is actually a non-reducing sugar. And
What next is maltose and lactose. Reducing sugar. So option, as we can see, option is DNA RNA. A का ऑप्शन 3 है, B का A का 2 है, B का 3 है, तो A का 2 है, B का 3 है, C का 4 है. So the correct option is B. So this is, we have done it. चलिए next question, moving on to next question. It was very easy question. For which of the following solution delta B and delta H mixing is negative? If delta V mixing is less than 0, if delta H mixing is less than 0, it indicates that we are talking about negative deviation. It means we have non-ideal solution with negative deviation. With negative deviation. Negative deviation means there is a formation of strong bonding. Bond और strong होना चाहिए. Benzene and toluene, इसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते because ये एक ideal solution का type होता है. ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, वही ऊपर वाला केस है. बट इन दोनों ने मिलके बॉन्डिंग कर लेना होता है, इट शोज नेगेटिव डेविएशन. मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेविएशन के बारे में बेसिकली कंप्लीटली बात की थी कि क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कैसे, हाउ डज थिंग्स हैपनिंग, कैसे क्या हो रहा है, किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है. एसीटोन में अगर थोड़ा नॉर्मली देखते हो तो वी कैन फिगर इट आउट. अगर ऐसे भी देखना चाहते हो तो हम लोग देख सकते हैं. ये आपका एसीटोन है और ये आपका एनिलीन है, उसके H ने बॉन्ड. So we can expect a formation of intermolecular H bond. और इस वजह से it forms negative deviation. और that is why the option first will be the correct one. Any doubts? Hopefully कोई problem नहीं होनी चाहिए इस question. नहीं sir. Now just go through the next question and tell me the procedure how to go by it. Go for it. Hopefully हम सभी ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. Let's first figure out. Let's do what is given to us. Let's write on the given information. यहाँ पे freezing point of cane sugar दिया हुआ है, 5% cane sugar है, और उसका नेक्स्ट का उसका 271 केल्विन दिया हुआ है. और आपसे पूछा गया कि 5% अगर ग्लूकोज ले लें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन. तो हम सोच रहे हैं कि भाई दो इंफॉर्मेशन, एक की इंफॉर्मेशन गिवन है, दूसरे की कैसे कैलकुलेट करना है. तो लेट्स गो इन डिटेल वर्क कि कैसे उसको अप्रोच करना है. तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट. तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है पहले हम दो देखें. जो इन्होंने पहले दिया हुआ, हमारे को दिया था TF दिया हुआ है 271 केल्विन और TF नॉट उन्होंने लास्ट में दे दिया हुआ 273.15 केल्विन. ये बात हो रही है 5% केन शुगर. ठीक है, और आपको उन्होंने 5% ग्लूकोज का TF बोला है निकाल. बट they what they have in common is same solvent. और वो solvent कोई और नहीं, water है. So if solvent is same KF, so it is a properties of solvent basically हम बात करते हैं. तो ये हमने सेम ही कर दिया. So what is given to me, weight of solute दिया हुआ है 5 ग्राम दिया. 5% का मतलब 5 ग्राम हो गया. और weight of solvent कितना हो गया, it is 100 minus 5.
that is 95. Okay. Now मोलर मास ऑफ सल्यूट तो मुझे पता ही है कि केन शुगर है, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11. so it means molar mass is coming out to be 342 ग्राम पर. यहाँ बात करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ भी वेट ऑफ सल्यूट 5 ग्राम ही होगा क्योंकि यहाँ पे 5% सोल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा दैट इज 100 माइनस 5, यानी कि ये भी 95 ग्राम हो गया. मोलर मास ऑफ सल्यूट ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे कितना हो जाएगा, C6H12O6 होता है. तो यहाँ पे उसका मास हो जाएगा 180 ग्राम. यहाँ पे TF और TF नॉट दोनों दिया हुआ था, तो यहाँ से आई गॉट द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF विच इज TF नॉट माइनस TF, यानी 2.15 केल्विन. फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. डेल्टा टी की जगह पे 2.15 डाल दिया, के की जगह पे मैंने कुछ नहीं डाला. मोलैलिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, तो यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास 5 अपॉन 342 और 342 हो गया, और वो हो जाएगा 95. वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में था इसलिए 1000 से हमने डिवाइड. सो इन दिस वे I got the value of KF which is 2.15 into 342 into 95 upon 5 into 1000, sorry into 1000. ये कर. अब मैं यहाँ पे बिकॉज के तो सेम ही था, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं सेम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला यूज करूंगा डेल्टा TF का, और यहाँ पे लगाऊं KF इंटू M. इस के डेल्टा TF को एज इट इज रहने देते हैं बच्चे, और इस डेल्टा TF की जगह पे अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो TF नॉट माइनस TF. लास्ट में आप इसको लिख सकते हो. केव की जगह पे ये वाला जो पहले वाला केव था वो डाल दिया, 5 डाल 1000. अब हम मोलैलिटी निकालेंगे इसका, तो इसकी मोलैलिटी मतलब इसका मोल्स यानी गिवन मास 5, मोलर मास 180, और इसमें भी सॉल्वेंट का मास 95 है और इन 2000 है. तो यहाँ से बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं. 95 से 95 कट गया, 1000 से 1000 कट गया, 5 से 5 कट गया, और ये आ जाएगा 2.15 इंटू 342 अपॉन 180. इसको सॉल्व करेंगे तो TF नॉट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है पेपर में, ऑलरेडी इन्होंने देखो स्टार्टिंग में दे दिया था, तो ये हो गया 273.15 माइनस TF. इसको सॉल्व करेंगे एंड आई कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ TF. जो मैं अगर सॉल्व करूंगा तो आपका ये अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आ रहा है. इफ आई सॉल्व इट आई विल गेट द वैल्यूज एंड द वैल्यूज विल बी 269. 269.07 Kelvin आया. It was a very easy question. It is also given in NCERT, 12th NCERT, and CBSE के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. एंट्रेंस में भी बहुत फ्रीक्वेंटली आया क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. होपफुली सबको क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट. So we have done it, or let's move on to the next question that we have is, again I am just writing the next question of this paper. वो क्वेश्चन क्या था, solution containing 10.2 gram of glycerin per liter is isotonic with 2% solution of glucose. What is the molecular mass of glycerin? चार ऑप्शन थे मेरे पास. 91.8, 119 gram, C 83.9 gram, D 890.3 gram.
इसको एक बार ट्राई करो बेटा, इसमें क्या है एक बार ट्राई चेक कर लेना। आइसोटोनिक मतलब होता है, इफ सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब होता है दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। And we can say them that they are equimolar. They are equimolar provided they have same Ventov factor, तो आप equimolar कह सकते हैं आप इसको। तो both glycerine is equal to glucose का जो I होता है that is equal to 1 because it is non electrolyte। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आसानी से डिकम्पोज नहीं करता, नीदर एसोसिएट नहीं होता, तो विल दी। तो व्हाट आई कैन राइट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स इक्विमोलर का मतलब सेम मोल्स, वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट 1 लीटर ही है दोनों का, तो वो हमने फॉर्मूला लगा दिया। द फॉर्मूला हियर इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो हो गया 10.2 अपॉन मोलर मास, और ये हो जाएगा 2 अपॉन गिवन मास इज 2% का मतलब 2 हो गया और 180 हो गया। सो मॉलिक्यूलर मास के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज 180 into 10.2 डिवाइडेड बाय 2, तो वो ग्राम पर मोल। क्लियर है? हाँ जी सर। बहुत चलो, लेट्स गो बैक टू आवर ओन टॉपिक, वहीं से कर लेंगे जो। फर्स्ट क्वेश्चन वाज इट्स एसोसिएशन रीजनिंग, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन वाज aquatic species are more comfortable in cold water than in hot water। तो अगर मैं बात इसकी करूं तो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, बट व्हाट दे जो रीजन दिया हुआ है केज की वैल्यू N2 और O2 की वैल्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा कोई भी गैस हो, वी हैव डन इट दैट KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So if KH increases, मतलब if temperature increases KH increases, but यहाँ तो बोला है कि KH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट मींस दिस रीजन इज फॉल्स। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है एसोसिएशन ट्रू, रीजन फॉल्स, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जाता है, बिकॉज सी में ही ऑप्शन है एसोसिएशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। होपफुली सबको क्लियर है ये वाली बात। द सेकंड ऑप्शन इज a solution which shows large positive deviation forms maximum boiling isotope, not possible, क्योंकि अगर if there is large positive deviation, समझने की जरूरत है मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल जनरल वे में बता रहा हूँ, large positive deviation है इसका मतलब होगा हाई वेपर प्रेशर, और आपको पता ही है सिंस वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप होता है। तो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स है और यहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम, यानी दिस इज फॉल्स। और इथेनॉल वाटर जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप नहीं बनाता, वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाता है, तो ये भी फॉल्स है मेरे बच्चे। तो दोनों ही फॉल्स हैं, तो दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच करता है, दैट इज डी। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ऑप्शन था कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सबसे बेस्ट मानते हैं, इनफैक्ट मोस्ट सुटेबल फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स या बायोमॉलिक्यूल्स के लिए भी होता है, यानी इसके एसोसिएशन में कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। इन्होंने बोला है out of various colligative properties only osmotic pressure is used to determine the molecular mass of polymer. Yes, because in this case
टेम्परेचर के जो हम ये रूम टेम्परेचर में बात करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो दिस इज मोर सुटेबल टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। और ये रीजन भी एब्सोल्युटली फाइन है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिकली, क्योंकि पॉलीमराइजेशन होता है तो देयर इज वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी। तो ये भी ट्रू है। तो सिंस बोथ एसोसिएशन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, इनफैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये इसको हम ए ऑप्शन बोल सकते हैं। क्लियर है? होपफुली प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे। हाँ जी सर। और बड़ी बेसिकली उसके और 21 कैलकुलेशन में फिर मैंने एरर कर दिया। कोई नहीं, ये देख लो बेटा, ये तो बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हाँ बिकॉज जी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हाँ जी हाँ KCl जी जो है वो दो पार्टिकल में टूटता है, K प्लस और Cl माइनस में। इसका I जो हाँ है वो जी 2 है, और ग्लूकोज का जो I है वो 1 है। हाँ जी तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl एट एनी टाइम विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, और वहां पे एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ट्रू है, और रीजन भी आपका ट्रू है। द ऑप्शन हियर इन दिस केस विल बी ए। हाँ जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड, विद निट्रिक एसिड। बोथ विल सैक्रिक एसिड। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि मैंने बताया था ये चीज तो ट्रू हाँ है, जी क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड भी ये देता है। जैसे ये है हमारा ग्लूकोज, तो अगर मैं इसके अंदर वो डालूं HNO3, या मैं ग्लूकोनिक एसिड के अंदर HNO3 डालूं, आई एम गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी pentacid of glucose does not react with hydroxyl indicator, so both are true. This is also true, this is also true, but not a correct explanation. क्योंकि ऊपर वाले स्टेटमेंट कोई लेना देना नहीं है बेटा इसमें। हाँ जी सर। So in this case option B will be fine. हाँ जी सर, So ये गलत है मेरा। हाँ, this is B बेटा, जबकि ठीक नहीं है। होना चाहिए। ओके चलो, हम्म। a certain compound gives negative test with ninhydrin। ninhydrin के साथ टेस्ट कौन करता है? बायो के स्टूडेंट, so you must be aware of ninhydrin test. ninhydrin test is for आप, you have done biomolecules as well बेटा। बेसिकली क्या था कि कंपाउंड इज एमिनो एसिड्स, ठीक है, हाँ जी सर। कंपाउंड इज एमिनो एसिड जो इन्होंने लिख दिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, गलत लिखा हुआ है। आई वुड हैव रिटन इट कि यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स लिखना चाहिए था, बिकॉज़ मोनोसैकेराइड्स ही होता है। हाँ वही, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जिसमें रीजन ठीक हो और असर्शन गलत हो। मैंने तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स करके ठीक कर दिया। एग्जैक्टली, तो देयर इज सम, तो ग्लूकोज जो हमारा दोनों के दोनों गलत है। द ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन मैंने क्लास में करवाया था, इट इज डाइसैकेराइड। ओके, तो ये भी दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स, अच्छा ये एंड ओ दिस, अच्छा ओ अच्छा ठीक है। ये फॉल्स, तो द ऑप्शन, हाँ अब फॉल्स हो गई। मैंने दो मोनो की जगह करके ट्रू कर दिया ना। ठीक है ठीक है। so we have done it beta, there's a modification in this question, so we have completed the solutions, just okay, all the very best बच्चों।